तो सुशील जी लगभग 3 दशकों से बच्चों के लिए और इसी तरह से सबके लिए कविताएं, कहानियां, चित्रकथाएं और गद्य लिख रहे हैं। एकलव्य, प्रथम, एकतारा, रूम टू रीड, एनसीईआरटी, यूनिसेफ आदि प्रकाशनों से इनकी किताबें प्रकाशित हुई है। एकलव्य में रहकर चकमक पत्रिका का 10 से ज्यादा वर्षों तक संपादन इन्होंने किया है। चित्रांकन की मशहूर पहल रियाज की शुरुआत इन्होंने की है। बाल साहित्य के लिए एकतारा बाल साहित्य केंद्र की स्थापना भी की। एकतारा बाल साहित्य की दुनिया में लाजवाब साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, जो पाठक की दुनिया को छू सके और उनके भीतर एक मित्र के रूप में रहे। हम में से कई लोग अपने पुस्तकालयों में प्लूटो और साइकिल जैसी पत्रिकाएं, कविताएं जैसे आओ बाई खिल्लू, टके थे 10, कहानियां जैसे अम्मा, तो की बारात, कविता कार्ड और पोस्टर्स पसंद करते हैं। फिलहाल सुशील एकतारा की रियाज आदि तमाम पहलों के साथ साथ साइकिल और प्लूटो, दो बाल पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। उन्हें हाल ही में विनोद कनोरिया अवार्ड मिला है कि एकलव्य से छपी कविता यह सारा उजाला सूरज का इस किताब के लिए। मैं जानती हूँ मेरे इतने लंबे परिचय देने के बाद सुशील जी शायद कहेंगे कि आप मुझे बस कविता से जिसका इश्क का रिश्ता है इस पहचान से याद रखे तो भी बहुत होगा। फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क के इस वेबिनार में मैं आपका स्वागत करती हूँ सुशील। तो बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जी, तो शुरू करते वक्त ही आई थिंक शुरुआत ही एकतारा की कैसी हुई, क्यों हुई, अगर आप यहाँ से हमारे साथ बात कर सके तो हमें भी मजा आएगा सुनने में कि सफर कैसा रहा, शुरुआत कैसी रही। जी, तो एक तो आप सबका जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको सलाम, और बहुत शुक्रिया इतना वक्त निकालने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बेहद अजीज मित्र भी यहाँ हैं, और राजीव भाई जैसे तमाम लोग हैं, उन सबका शुक्रिया। तो एकलव्य के साथ ही एक तरह की जो टीम है, जो बुनियादी जब हमने काम शुरू किया एक तरह का, तो उसमें शशि सब लोग और मैं दोनों ही तब चकमक का संपादन करते थे। को एडिटर हैं वो, चकमक की रही हैं बहुत वर्षों, और लगभग हमने 98 कुछ 18 साल लगभग एकलव्य के साथ काम किया। और बाल साहित्य को लेकर खासतौर पर भाषा और बाल साहित्य को लेकर खासतौर पर, और टेक्स्ट बुक्स बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण में कुछ काम करना, ऐसे सब चीजों से ये लगता था कि एक ऐसा ठिया हो जहाँ की सिर्फ बाल साहित्य का ही काम हो, और पूरी तरह से बाल साहित्य पर केंद्रित फोकस करके। और बाल साहित्य का मतलब सिर्फ पत्रिका निकालना ना हो, किताबें बने, पत्रिकाएं निकलें, इलस्ट्रेटर्स के साथ काम हो, राइटर्स के साथ काम हो, अलग अलग भाषाओं में क्या हलचल हो रही है, क्या काम हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तानी भाषाएं ही नहीं बल्कि तमाम और भाषाओं में क्या चल रहा है, ऐसी सब चीजें हमारी रोजमर्रा की बातचीत का कैसे हिस्सा बने। तो एक ऐसी जगह हो सकती है क्या जहाँ गपशप भी गपशप में बाल साहित्य की बातचीत हो, ऐसा था। और खासतौर पर जब मैं तमाम बड़े राइटर्स को पढ़ता था, खासतौर पर निर्मल वर्मा या बाहर के जो तमाम बड़े लेखक हैं, चेखव या मार्क्वेस, या हमारे यहाँ भी तमाम लेखक, तो मुझे लगता था कि बच्चों का साहित्य कुछ कम है, उसकी भाषा कुछ कम है, कम भाषा है वो, जैसे बच्चों के लिए एक अलग भाषा बनी है, जिसमें कि जो उतनी भरी पूरी नहीं है, जो उतनी दोस्ताना नहीं है, वो ज्यादा ऊपर से जैसे कोई देख रहा हो नीचे की तरफ, और बराबरी की भाषा नहीं है, वो समानता की भाषा नहीं है, और उसमें जो दृश्य हैं साझेदारी की भाषा नहीं है, कुछ अनुभव साझा करने की भाषा नहीं है, कुछ बताने की भाषा है, कुछ सिखाने की भाषा है, कुछ नसीहतों की भाषा है। तो लगा कि वो संसार जो बड़ों के लिए आमतौर पर मिल जाता है, वो बच्चों के लिए नहीं है। या चित्रों में भी मैंने देखा कि अभी जो उस्ताद लोग हैं, जिसमें अभी जो काम कर रहे हैं, तमाम अतनु रॉय या
चंद्रमोहन कुलकर्णी, तापसी घोषाल, राजीव आरिफ है, प्रिया कुरियन है, सुजाता दास गुप्ता हैं, प्रोइति रॉय हैं, नीना सबनानी हैं। मतलब एक करीब आज हम देखेंगे कि 20-25 बड़े कमाल के इलस्ट्रेटर अभी काम कर रहे हैं। तो उनकी किताबों को छोड़ दें तो बाकी जो काम है, और उनकी किताबें भी एक तरह से जो कुल किताबें देखें तो सीमित हैं, वो कम किताबें हैं। तो ये लगता है कि बच्चों की किताबें देखते थे तो यही लगता था कि जैसे ना टेक्स्ट की जो भाषा है, टेक्स्ट जिस अंदाज में बात करता है, विजुअल्स भी वैसे ही बात कर रहे थे। विजुअल्स का अपनी उपस्थिति, अपना, कि वो थोड़ा अलग दिखते हैं, उनकी सूरत थोड़ी अलग है, वो थोड़ी अलग बात करते हैं, वो अलग देश के हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चलता था, लगता था टेक्स्ट का ही कुछ कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा है कि आप देखिए कि जो पिक्चर स्टोरी होती है उसको हम कहते हैं वर्डलेस पिक्चर स्टोरी, यानी वहां जहां वर्ड नहीं है वहां भी उसकी पहचान चित्र की वर्डलेस है। तो ऐसे ही सब इस जमीन से। और एक जो बात जो बहुत एकतारा और जो अनुभव से बहुत एकलव्य के अनुभव, एकलव्य में काम करते हुए जो अनुभव मिले और साथियों के साथ, तो इससे ये समझ में आया कि बच्चे बहुत विवेकशील होते हैं और वो समझते हैं। तो ये हमारी सीमा है कि हम उनसे बात नहीं कर पाते, कि हमने ऐसी भाषा नहीं बनाई जहां हम उनसे बात कर सकें। उनकी सीमा नहीं है समझने की। और ये भी लगता था कि दुनिया, एक ही दुनिया हम साझा करते हैं, वहीं तो वो रहते हैं, उन हमारे जो भी मुद्दे हैं वो उनके भी मुद्दे हैं, उन पर भी असर डालेंगे। जो पॉलिटिक्स है वो उन पर भी फर्क डालेगी, उन पर भी प्रभाव डालेगी। तो क्यों ना हम साझा करें उनसे, हम कोई भी मसला है उनसे साझा करें। तो ऐसी जो चीजें हैं इनको ही लेकर एक तरह से एकतारा का काम पनपा। और जब हर बार जब मैं कहूंगा कि एकतारा का काम बना या ऐसे सब प्रयास हुए, तो इसमें मेरे साथ बहुत, एक तो टीम है एकतारा की, शशि सब लोग जैसा एकदम बराबरी से काम करने वाले, बल्कि कई मामलों में बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। और साथ में एक बड़ा राइटर्स का और चित्रकारों का साथ है, और आप सरीखे लोगों का साथ है जो बहुत हिम्मत देते रहते हैं, भरोसा देते रहते हैं, जगह जगह चीजें इस्तेमाल करते हैं और ये भी बताते हैं कि ये अच्छा हुआ है और यहाँ और काम करना है। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत ही रचनात्मक गिरोह बना है एक तारा का, जिससे कि ये काम हो रहा है, जो एक तारा का ये काम हो रहा है जी। तो जमीन तो इसी किस्म की है कि हम मानते हैं कि तमाम दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर बच्चों से बात नहीं की जानी चाहिए। ये जरूर है कि उसकी भाषा नहीं बनी है। वो एक है भाषा बनाना, एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है। देखिए हमारे यहाँ यौन शिक्षा को लेकर कितनी बातें हुई, लेकिन वो जमीन पर नहीं आई क्योंकि उसकी भाषा नहीं, हमें पता नहीं कि हम किस भाषा में बात करें। तो चीजों की भाषा बनाने की जरूरत है, मुझे लगता है। अपने बच्चों को देखने का जो एक तरह का नजरिया है, और बाकी सफर में भी वो वो हमारे साथी जो दुनिया साझा करते हैं, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण स्थान देते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए वो भाषा होना जरूरी है, बताया। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जब आप किताबें बनाते हैं एक तारा में, तो किन बातों को महत्व देते हैं? कुछ चीजें तो आपने डेफिनेटली अभी बताई कि सफर कैसा रहा और क्यों चुना ये सब करना, पर कौन सी बातें ज्यादा मायने रखती है जब आप किताबें बनाना चुनते हैं, कहानियां चुनते हैं या कविताएं चुनते जी, तो देखिए एक तो मतलब मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मैं 1 मिनट भी इस काम में जाया नहीं करूंगा अगर मेरे को इस काम से इश्क ना हो। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपको प्रेम नहीं है इस काम में, जिस भी काम में, खासतौर पर बच्चों के साहित्य के वगैरह वगैरह काम में, तो आप बिल्कुल मत आइए इधर, ये आपका इलाका नहीं है। और आपको ये भी लगता है कि ये आप कोई भला करने चले हैं, आप कोई दुनिया सुधारने चले हैं, तो भी मेरे हिसाब से किसी को नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मजा आएगा ये करके, और
आपके पास कुछ ऐसी चीज है, आपको लगता है कि हाँ ये साझा करना चाहिए और उसके बिना रहेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि, तो एक तो मेरे को बहुत प्रेम है इस काम से, मतलब इसके अलावा मेरे को खैर कोई काम आता भी नहीं है ज्यादा, लेकिन यही इस काम से बहुत प्रेम है। तो एक तो जब भी किताब बनती है, जब भी कोई चीज करते हैं, तो ये है कि एक तो ये देखते हैं कि कोई कहानी जो हम पेश करने जा रहे हैं, वो कहानी कहानी है कि नहीं, वो कविता कविता है कि नहीं। क्योंकि बच्चों के सिलसिले में एक ग्रांटेड ये है कि बड़ों के लिए जब कहानी पर बात होगी या कविता या चित्र पर बात होगी, तो चित्र को लेकर बात होगी, तो उसकी फॉर्म पर बात होगी, उसकी लाइंस पर बात होगी, उसके कलर पर बात होगी। लेकिन बच्चों के लिए जो इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी कि सिर्फ कलर का एक्सपीरियंस देना है, या सिर्फ लाइंस को देखिए जरा, कितनी लिरिकल लाइंस हैं और कैसे ये चित्र बना है। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं अशोक भौमिक, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कला प्रतिरोध की कला को लेकर उनका बड़ा काम भी है। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोगों के बारे में कहते हैं, खासतौर पर हिंदुओं के बारे में ज्यादा कहते हैं, और हिंदुओं भी आप जानते हैं कौन से हिंदुओं के बारे में ज्यादा कहते हैं, जो कहते हैं कि जैसे ही आप, हमारे यहाँ काफी सारी कला तो धार्मिक उसमें है कि मूर्तियां हैं, या राजा रवि वर्मा की कृपा से सारे भगवान अवतरित हो गए हैं और पोस्टरों में हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही हम वहां चित्रों के सामने जाते हैं, तो हम तो आंख बंद कर लेते हैं। तो तो हम ये कहाँ से देखें कि लाइंस क्या हैं, या फॉर्म क्या है, या रंग क्या है। तो ये एक खास भारतीयों के बारे में ये बात वो कहते हैं। सबके बारे में ये सही नहीं है, सबके बारे में तो कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। तो तो मैं कह रहा था कि तो ऐसा चित्र हमें लगता है कि अगर क्या हम एक किताब बुनते हैं, तो क्या कोई कहानी कहानी है, कविता कविता है। अब कविता है तो उसमें क्या ध्वनि का कोई मजा है, क्या उसमें बात की ताजगी है, क्या उसमें कहन की ताजगी है, क्या उसमें कोई ऐसा दृश्य खड़ा किया गया है, और वो किस तरह की सुंदरता का प्रस्ताव है, उसका जो सौंदर्य शास्त्र है, वो किस तरह के सौंदर्य शास्त्र की परिकल्पना उसमें है, वो किस चीज को सुंदर बताता है। तो और वो कोई साधारण चीज जो हमारी आंखों से घिस गई है, हम देखते देखते उकता गए हैं एक तरह से, क्या उसमें कोई नई चीज खोज के लाया है, या असाधारण दुनिया कोई दिखा रहा है, उसका वो कौन सा सवाल खड़ा कर रहा है, वो सवाल की हमारे जीवन में कितना महत्व है उस सवाल का। लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। पहली चीज है कि कोई कहानी कहानी है कि नहीं, कोई कविता कविता है कि नहीं। क्योंकि सिर्फ मुद्दे को लेकर अगर आपने कुछ लिख दिया है, तो मुझे लगता है वो लेख ज्यादा अच्छा है। कविता कितना भी बड़ी बात कहने को आ जाए, लेकिन अगर उसका क्राफ्ट नहीं है, अगर वो फॉर्म नहीं है उसकी कविता की, तो वो कुछ काम करेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को, ये सब चीजें मेंटेन करते हुए, क्या हमारी दुनिया के बारे में कोई ऐसी बात कहती है क्या, कोई कविता, कोई कहानी। और ये भी जरूर देखते हैं कि भाषा भरी पूरी है कि नहीं, क्या भाषा कुछ नई बनी है, या वही पुराना फॉर्मूला है, भाषा में तोड़ फोड़ हुई है कि नहीं। और ये जो तोड़ फोड़ है, ये जो खेल है, ये जो कल्पना है, इसके बिना मुझे लगता है बच्चों का साहित्य तो बनता नहीं है। और हर बार जब मैं कहता हूँ बच्चों का साहित्य, तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अचानक बड़ा हो गया हो। मतलब बचपन तो सबके पास ही है, उस उम्र को बाहर नहीं किया जा सकता आपकी उम्र से। तो असल में जब मैं बच्चों की बात करता हूँ, तो असल में सबकी बात करता हूँ कि हर व्यक्ति में वो शामिल है, वो उम्र बचपन की। तो भाषा और इन सब मसलों को लेकर, जैसे इसलिए देखिए कि स्कूली जो भाषा है, और तमाम जो जिसको राजनीति एक तरह की भाषा करने पर आमादा है, और राष्ट्रभाषा आदि के मुहावरे चलते हैं, वहाँ हम ऐसी हिंदी पेश करते हैं अपनी किताबों में, जिसमें मालवी की रंगत है, जिसमें भोजपुरी की रंगत है, जिसमें कोरकू की रंगत है, जिसमें
बैगा भाषा की रंगत है, जिसमें तमाम भाषाओं की रंगत है, क्योंकि हिंदी तो तभी पूरी होती है जबकि वो अ, उतनी समावेशी होती है तब, वरना उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, वो इतनी मजबूत नहीं हो सकती। और एक तरह से जब दूसरी भाषाओं और ये सब होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाषा अकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, स्टिफ नहीं होनी चाहिए, उसकी अकड़ उतारने की जरूरत है, खासतौर पर बच्चों के साहित्य के मामले में, कि अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सो, हरा समंदर गोपी चंदर। तो जैसे कोई खेल खेल रहा है, कोई एक फुटबॉल चल रही है आपकी, उस तरह से भाषा चलती है। जी। अगर आप कहें तो वक्त का ख्याल अगर ये है, लेकिन मैं बीच बीच में इसके उदाहरण भी अगर छोटा छोटा देता चलता हूँ। जैसे नई भाषा को लेकर मैं कहता हूँ या नई इमेज को लेकर कहता हूँ, तो जैसे कौवा इतना काला है, अब ये एक घिसी पिटी लाइन है, आम लाइन है एक्चुअली, कौवा इतना काला है। लेकिन अगली जो लाइन है राजेश जोशी की कविता है, कितना काला है, तो वो जितना जो भाषा हासिल है हिंदी, उसमें वो काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कौवा इतना काला है, तो अगली पंक्ति लिखते हैं वो कि उलट गया उजाला है, कि जैसे किसी ने उजाले को उलट दिया। अब देखिए, एक तो नई भाषा बनी कि कौवे के लिए एक लेकिन साथ में ये भी है कि उजाला और अंधेरा अलग अलग चीज नहीं है, एकदम उजाला कुछ नहीं है और एकदम अंधेरा कुछ नहीं, एक दो पहलू हैं इस तरह से, और हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसा ही होता है। तो ये है, या जिस मुहावरे में जो कविता की, भरी पूरी कविता की मैं बात कर रहा था, और जो आजकल बहुत मौजू है, ये तो पूरी दुनिया में बेदखली का है, का दौर है, और खासतौर पर हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है, रिलीजन और तमाम चीजों को लेकर हम जानते हैं अच्छे से। तो जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिशें भी चली गई। तो ये जो मुहावरा है, ये बच्चों की, असल में इन सब बातों के दरवाजे बच्चों के साहित्य में खोलने की जरूरत है, कि ये भाषा के दरवाजे, इन मुद्दों के दरवाजे। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने काम से क्या हम ऐसी किताबें बना सकते हैं जिसमें तमाम तरह की किताबें हैं। उसमें आगे बात होगी तो मैं बताऊंगा कि जिसमें अलग अलग तरह की साझेदारियों से अलग अलग तरह की किताबें, और ये अभी एक तरह का काम शुरुआती दौर में है, तो आगे और तरह की किताबें भी उसमें आएंगी। जी। आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था और अभी आपने जिस जो किताब के बारे में कहा, जो कविता के बारे में कहा, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी से मुझे ये भी याद आता है कि उसमें कि उसी किताब के जो चित्र है, आई थिंक हमारे पास एक पोस्टर भी है एक तारा में, जो अगेन उसको अलग तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है, दिखाया गया है। जी। तो चित्र और कहानी के बीच में का संबंध, आप टेक्स्ट के बीच में का आप संबंध कैसे देखते हैं? अगर उसके बारे में थोड़ा और खुलकर बताएं कुछ उदाहरणों के साथ। जी। जी। जैसे एक तो ये कम हुआ है कि आमतौर पर जो रियाज में मैं खासतौर पर देखता हूँ ये कि टेक्स्ट की जो टेरिटरी है, जैसे टेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ 3 हाथी हैं, तो आमतौर पर मैं उन उजले कामों को और जो कमाल के चित्रकार हैं उनके कामों को छोड़ दूं, तो बाकी जो 100 में से जो 95 लोग बचते हैं उनके बारे में ये ज्यादा बात है कि वो लिटरल ट्रांसलेशन होता है कि 3 हाथी हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे शब्द मीडियम का ये कमाल है कि वो ये भी कह सकते हैं कि 3 हाथी नहीं, इस कमरे में 3 हाथी नहीं है, या यहाँ 3 हाथी नहीं है। तो ये शब्द मीडियम का एक ताकत है, यहाँ पता चलती है कि चित्रकार नहीं को कैसे दिखाएगा। या मैं एक उदाहरण दूं, एक एक चर्चा का उदाहरण दूं, शमशुर रहमान फारूकी साहब और एक और उस्ताद के बीच चर्चा हो रही थी, और वो कह रहे थे कि जैसे मीर की शायरी पर बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो वो बता रहे थे कि किसी चित्रकार को उन्होंने कहा कि भाई आप इसका चित्र बनाइए,
तो उन्होंने गुलाब का चित्र बनाया। तो फारूकी साहब ने कहा कि भाई ये तो गुलाब का चित्र हो गया, लेकिन गुलाब की सी या फला की तरह, कप सी या मोबाइल सी या कुछ भी जो सी है, फला जैसी, तो फला जैसी तो शब्द का की ताकत है। चित्र चित्र तो कोई बनाएगा तो गुलाब बना सकता है, गुलाब सा बनाना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये मसला आता है कि चित्रकार जो अपना उसका इलाका है वो कम एक्सप्लोर करते हैं, कि वो उनकी ताकत कम पता चलती है, उसी में उसी टेरिटरी में घूमते रहते हैं ज्यादातर। आमतौर पर अभी चीजें बदल रही हैं, मतलब पिछले 15-20 साल से काफी सुनहरे काम है जिसमें प्रिया कुरियन, राजीव भाई सरीखे जो लोग हैं वो तो बहुत ही, उनका बड़ा काम है उसको लेकर, और तमाम लोग भी उसमें जुड़े हैं। तापोशी जी खासतौर पर रंगों से चमत्कृत कर देती हैं, और सुजाता दास गुप्ता अपनी लाइंस के लिए बड़ा। तो ऐसे तमाम काम हो रहे हैं अभी, लेकिन ज्यादातर जो भी है, अभी भी जो ज्यादातर है उसमें ये दिक्कत है कि वो कोई नया डायमेंशन खोले, वो कम होता है। दूसरा, जिस मूवमेंट में कहानी चल रही है, कि मान लीजिए उसने नाव पार उसने अभी अभी नदी पार की, मान लीजिए ये कहानी है, तो आमतौर पर मैं देखता हूं कि इलस्ट्रेटर भी वहीं ठहर जाता है उसी मूवमेंट में, लेकिन वो तो हिल सकता है थोड़ा, वो उस किनारे पर भी उस व्यक्ति को दिखा सकते हैं थोड़ा समय पहले, और वो किनारा पार होके कहाँ गए हैं वहां भी दिखा सकते हैं। तो उसी उसी टाइम में फिक्स होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, देखिए बच्चों के साहित्य में क्योंकि ये माना जाता है कि उनको ज्यादा अपने समय की, अपने स्थान की के बारे में सचेत करने या उनको शेयर करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप देखिए कि बच्चों की जो काफी सारा जो साहित्य है उसका ईडियम ये होता है कि एक समय की बात है। कहीं कहीं तो एक समय की बात है, चल सकता है, लेकिन ज्यादातर समय नहीं चल सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लाइन एक समय, मतलब मान लीजिए कि कुछ भी एक व्यक्ति एक विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो अब वो 2022 की बात है कि वो 2012 की बात है कि वो 98 की बात है कि वो 1526 की बात है, बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। हम देखते हैं कि टाइम से किसी कहानी पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो हम कहें कि एक गांव में एक आदमी रहता था, तो अब वो गांव कौन सा है, क्योंकि केरल का गांव है तो बिल्कुल अलग होगा। ये हो सकता है कि केरल के गांव में एक व्यक्ति, केरल के गांव में एजाज या सलीम गायें पाला करता था, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वही सलीम लखनऊ में गायें पाला करता था या मिर्जापुर में, तो एकदम पता अलग हो जाएगा। या बीफ की दुकान थी मान लीजिए, तो आपको पता है कि कहाँ हो सकती है, गोवा में हो सकती है, केरल में हो सकती है, और कहाँ हो सकती है, एक दो जगह और हो सकती है हमारे देश में। तो जो मुश्किलें हैं, मतलब ये टाइम और स्पेस इतना ग्रांटेड नहीं ले सकते। और राइटर तो ले ले, राइटर तो ये लिखकर कि एक चोर था, बच सकता है, लेकिन इलस्ट्रेटर को तो उस चोर को आइडेंटिफाई करना है कि वो चोर एक बड़ा भारी मोबाइल कंपनी चलाने वाला आदमी है, या वो चोर जो है वो बिल्डर है बड़ा, या वो चोर कोई टीवी चैनल खरीदने वाला चोर है, कौन है पता नहीं। तो मुझे लग रहा है कि, या आमतौर पर देखिए कि हमारे यहाँ चोर जिस तरह से दिखाया जाता है, जो जिसके मतलब जिसके हाथ में 10 रुपए की मुश्किल है जिसको, उन चोरों को हम बड़े जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं चित्रों में खासतौर पर। तो मुझे लग रहा है कि चित्रकार का काम, राइटर तो बड़े आसानी से निकल जाता है, लेकिन चित्रकार को इन सब चीजों से डील करना पड़ता है। या जिस मकान को दिखा रहा है चित्रकार, वो मकान कहाँ का है, क्या वो मकान जामिया विश्वविद्यालय के बगल का मकान है जहां पर बहुत तरह के पोस्टर्स चिपका गए होंगे लोग, या वो मकान कहाँ का मकान है। तो
वो मकान की दीवार चित्रकार खाली छोड़ देते हैं, जबकि मुझे लगता है कि उस दीवार पर एटलीस्ट फटा हुआ पोस्टर ही लगाइए जिसमें सिर्फ कागज दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट इतना ही बता दीजिए, पूरा मत बताइए, या सड्डा हक इत्थे रख लिखा हुआ है, मिटा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उन दीवारों पर। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी जो टाइम और स्पेस हैं, ये चीजें हैं, ये सब मुझे लगता है कि हमारे चित्रकार कम इसकी तरफ कम जाते हैं। लेकिन देखिए, यही प्रिया कुरियन के चित्र में देखता हूँ, इतनी क्लियर पॉलिटिक्स मेरे को दिखती है, और वो उनके चित्र का जो क्राफ्ट है, उसकी जो खूबसूरतियां हैं, जिस तरह से वो विजुअल बनता है, उससे कंप्रोमाइज नहीं करती हैं, और उसके साथ वो अपनी 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 पॉलिटिक्स भी बताती हैं, जो कि हम देखिए कोई भी एक कदम चलेंगे तो पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। तो एक लाइन लिखेंगे तो हमें चुनना पड़ता है, और चुनेंगे तो एक पॉलिटिक्स है, लेकिन हम मान लें तो शायद ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये काम तो पूरा पॉलिटिक्स ही है। और आप चाहें तो कुछ एक चित्र के दिखाकर हम बात कर सकते हैं। जैसे अभी जो चित्र आपने दिखाया था, आप देखिए कि मैं ये भी सोच रहा था कि हमारे चित्र इतने कितने कम हैं जिनमें कि लड़का नाचते हुए दिखता है, या जिनमें कि मेरे दोस्त हैं जो कान में फूल लगाते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए सबकी जो भावें तनी है, एक लड़का क्योंकि नाच रहा है उसको लेकर, तो इवन ये भी इतना कम है कि आ, मतलब इतनी हमारी दुनिया में इतनी तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के जेंडर हैं, तरह तरह से लोग जीवन जीते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और तब जबकि हमारे देश में खाना कौन सा खाएं, पहने क्या, क्या गाएं, क्या बोलें, किस तरह से उठें, किस तरह से बैठें, इतना सब का माहौल है, तब भी हम प्यारे प्यारे सुरीले चित्र कैसे बना सकते हैं तब। और बच्चे उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनसे डायलॉग कैसे करेंगे जो बाहर की दुनिया उनको दिख रही है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि जरूरी है। आप कुछ और चित्र चाहे तो इस सीरीज में दिखा सकते हैं, अगर हम 5 मिनट का वक्त आप चाहें। हाँ, आप बताइए ना कौन से देखने हैं, हम वो खोलते हैं फिर। आप उनमें से कोई भी चित्र, आप ऐसे कुछ चित्र दिखाने, तो मुझे लग रहा है मैं एक एक लाइन उन पर जरूर बात करना चाहूंगा, और चित्रों को लेकर क्योंकि ये सवाल है तो शायद ज्यादा अच्छे से बातचीत होगी। जैसे ही देखिए, यही जो चित्र है कि पंखा चलाओ तो इतनी सारी हवा कहाँ से आ जाती है। अब हमारे यहाँ जो परिवार है, अभी भी हम दो, हमारे दो, और हम दो में एक स्त्री एक पुरुष, यही आमतौर पर दिखता है। लेकिन हमारे कितने तरह के परिवार हैं, जिसमें एकल माँ है, उसका परिवार है, एकल पिता का परिवार है, दो पुरुषों का परिवार है, दो स्त्रियों का परिवार है, कितने तरह के परिवार हैं। जैसे कि ये एक परिवार दिख रहा है शायद, जिसमें शायद उनको बहुत प्रिय है भूपेन खक्कर, तो भूपेन खक्कर की एक तस्वीर भी वहां लगी हुई है। बेहद खूबसूरत पेंटिंग है भूपेन खक्कर की, बड़ी मशहूर पेंटिंग है। तो ये जो दृश्य है, ये आमतौर पर हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारे बच्चों के लिए बनी किताबों में नदारद है, जबकि दुनिया में ये सब है। तो हमें एक तरह का एक काम ये भी है कि जीवन में जो है वो दिखे किताबों में। तो हम जीवन में तो हमारे तमाम मुश्किलें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन हमारी किताबें हम बड़ी पवित्र बनाना चाहते हैं बच्चों की। उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी ऐसा संसार ना दिखे जिससे हम असहज हो जाएं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सब चित्र एक तरह से उस व्यक्ति के साथ जाकर खड़े होते हैं जो जिसको कि दुनिया थोड़ा नॉर्मल से अलग समझती है। तो और जो अपने स्वभाव में है, एक तरह से हम उनके साथ भी खड़े होते हैं कि हमें उन पर नाज है, और हम उनके साथ हैं। एक्चुअली नाज भी नहीं, बल्कि साथ हैं। जैसा मैं हूँ, जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है, वैसा ही वो है, उनका एक जीवन है। तो वाटर कलर में ये चित्र ऋषि साहनी ने बनाया है, बेहद खूबसूरत काम उनका। आप देखिए, और यहाँ जो हवा है उसके कितने सारे अर्थ हैं।
वो भी आप देख सकते हैं। और अगला चित्र हम देख सकते हैं। इन सब मसलों पर अगर आपको कोई सवाल आएंगे तो जरूर हम आगे बात करेंगे। और जी, जैसे ये भी उसी सीरीज में एक बेहद खूबसूरत जादूगर भैया की कहानी है। और मेरे एक दोस्त हैं जो इस तरह से कान में चंपा का फूल लगाते हैं, और इतना मतलब वो उनको इतना अच्छा लगता है देखना ये इस तरह से कि अ, लेकिन ये दृश्य, ये इमेज हमारी बच्चों की किताबों से गायब है। हमें एक हमने तो अपने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है। मतलब मैं तो ईश्वर नहीं मानता हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको, उन पर मेरा यकीन है। तो जैसे राम सरीखे ईश्वर को आप देखते हैं, या हनुमान सरीखे जो ईश्वर हैं उनको आप देखते हैं, कितना हिंसक दिखते हैं अब वो, जो जबकि रामचरितमानस या रामायण में उनका वैसा रूप नहीं दिखता। तो ऐसे पुरुष जो घर में काम करते हों, थोड़े कोमल हों, ऐसा नहीं। हम हमारी किताबों में ज्यादा पुरुषों की जो तस्वीर है और स्त्रियों की जो तस्वीर है वो काफी बहुत ही स्टीरियोटाइप है, उसमें बहुत रूढ़ी है। तो या इस प्रिंट के शर्ट पहनना ही इतना एक मुश्किल काम है जैसे कि इस दुनिया में। तो इस चित्र को एक तरह से जगह नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि आम किताबों में। आप मतलब ये चित्र तो, और हमारी पहले भी इस बारे में टाइम एंड स्पेस को लेके चर्चा हुई है। जी, जैसे ये चित्र देखिए, ये भाषा, मुझे लग रहा है हमें अपने समय की भाषा समझने की जरूरत है। जब कोई कहे कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें समझने की जरूरत है कि सबका मतलब कितने लोगों का। ये समझने के लिए मुझे लग रहा है हमें भाषा समझनी पड़ेगी, कि भाषा का अर्थ उसके शब्दों के अर्थ में नहीं होता है, बल्कि भावार्थ में होता है। ताकि हम सब, अब देखिए, एक हमने ऐसी बड़ी पीढ़ी इस देश में कर ली है जो कि इस बात से खुश होना सीख गई है, और उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है जिसको कि कोई व्यक्ति आके कहता है कि हमने फला लोगों को सबक सिखाया, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे ये जो भाषा है, आवाज लगाए दिल से हर चूहा निकले बिल से, अखिल भारतीय बिल्ली संघ है ये। और ये चूहों की आजादी के लिए रैली निकाल रहा है कि भाई चूहों के पिंजरों के कारखाने बंद होने चाहिए, क्योंकि उनको आजादी का हक है। तो मुझे लग रहा है कि हम ये भी देखें कि भाषा बहुत ही पेचीदा मसला भी है। भाषा कहाँ जाकर रुकती है। और जैसे मुझे अक्सर जब इस तरह की बात करता हूं तो अशोक वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद आती है कि दृश्य एक पर्दा है, और वो अब के समय में काफी दिखता है। तो इस चित्र में भी यही है, चित्र को पढ़ना, चीजों को देखना, चीजों को समझना, उनकी अंतर वस्तु, उनका जो भीतरी संसार है उसको समझना। और जब कोई कुछ कहता है तो उसको एक तरह से देख भी लेना, क्रॉस चेक भी कर लेना कि वो पहुंचता कहाँ है। जी, जैसा कि चित्रों के बारे में आपने बताया और टेक्स्ट के बारे में भी बताया, तो अक्सर बड़े बच्चों के लिए लिखते हैं। पर मैं जानती हूँ कि एक तारा में ऐसी भी किताबें हैं जहाँ बच्चों की कहानियां हमने एक प्रकाशित करने की कोशिश की है। तो जी। वो अनुभव कैसा रहा, अगर आप उसके बारे में बता सकते। नहीं, उसी अनुभव से, असल में उसी से हमारी ये उसका एक बड़ा हिस्सा है उस अनुभव का। जब बच्चे लिखते हैं तो वो कितनी भरी पूरी भाषा लिखते हैं। वो जब लिखते हैं तो उनका पूरा जीवन आता है उसमें। वो क्या देखते हैं ये सामने आता है। वो दंगे पर भी लिखते हैं, वो घर में क्या हो रहा है उस पर भी लिखते हैं, वो पशु पक्षियों पर, चींटियों पर, सब पर लिखते हैं। हमारी कहानी में पशु पक्षी और चींटी इस दुनिया का एक हाशिए के जीव की तरह आते हैं, जहां हम सबसे महान हैं। हम सबसे हम सबसे सेंट्रली हम लोकेटेड हैं, और बाकी सब
साइड में है। लेकिन जब बच्चा लिखता है तो आप देखिए आम तौर पर ही ये होता है कि एक चींटी और एक इंसान बराबरी से पेश आते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों इस धरती में, एक चींटी और एक इंसान, या एक हाथी और एक इंसान, या एक सूअर और एक इंसान बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो ये जो कमाल है बच्चों का, जैसे ये जो एक किताब है टिटहरी का बच्चा, ये हमने जब किताब की, इस हर किताब असल में इतना जब काम करते हैं तो बहुत सिखाती भी है। जैसे इस किताब और भरोसा बनाती है कि बच्चे बहुत विवेकशील हैं। इस किताब की न सिर्फ क्राफ्ट बल्कि जो भाषा है, जो बात है इस दुनिया के बारे में, और जब ये बच्चे बच्चों की रचनाओं के साथ, उनके साथ काम करते हैं, तो बच्चों की रचनाएं बच्चों के संसार के बारे में तो बताती ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमारी दुनिया के बारे में, बड़ों के बारे में बहुत सारा बताती हैं। इतनी सारी इसमें कहानियां हैं, अभी उसका मौका नहीं है कि मैं उनमें से कहानियां शेयर करूं। लेकिन अब देखिए, एक इसमें, इसी किताब में एक वाक्य है, एक कबूतर का बच्चा है जो किसी तरह चल रहा है। तो एक बच्चे ने लिखा है उसको कि कबूतर का बच्चा भटक भटक कर चल रहा था। अब ये भटक भटक कर चलना, ये हमारी दी हुई भाषा नहीं है। हम तो बच्चों को बहुत बोरिंग भाषा, मनहूस भाषा देते हैं, लीनियर, एकदम सारा उसका जो रस है, उसके सारे इमेजेस, उसका सारा सुंदरता, वो सब निकाल देते हैं, और हमको जो जितना कहना है उतना भर वो चला जाए, उतनी लीनियर भाषा देते हैं। तो ये भटक भटक कर चलना, ये बच्चे ने अपनी भाषा बनाई है, अपना कहना बनाया है, और उस कहने के लिए हमारे हमारे हमारी भाषा के दरवाजे खोल दिए कि भाई हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी मैं भी वो इस्तेमाल करूंगा। कि इतना सुंदर शब्द है कि भटक भटक कर चलना। आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जिसको जिसको पता नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन चल रहा है। हमें शायद 5-7 वाक्य खर्च करने पड़ेंगे इस इस आधी लाइन की बात को ठीक से लिखने के लिए। तो बच्चे बहुत जैसे एक बच्चे ने, एक बच्चा है जो जिसका घर नदी के किनारे रहता है, मछुआरा है। तो उसने अपनी रचना की पहली लाइन लिखी, हमरो घर मछली से पलो है, बुंदेलखंडी बोलता है। अब देखिए, हमारा घर यानी हमारा घर मछली से पला है। अब ये जो बात है कि घर का पलना, एक तो, और उस घर में सिर्फ इंसान नहीं है, उस घर में कुत्ते भी हैं, उस घर में मुर्गियां भी हैं, उस घर में बकरी भी हो सकती है। सब कुल मिलाकर जो एक घर है, वो नदी, वो मछली से पला है, मतलब मछली उसको पालती है। तो ये जो रिश्ता भी है, देखिए कितना कितना अद्भुत वाक्य है ये। मैं सोचता हूं कि उस बच्चे के लिए सरकारी स्कूल में ही वो पढ़ता होगा, और सरकारी, कैसा सरकारी स्कूल है ये सब हम जानते हैं, और कैसे हालात हैं ये भी हम सब जानते हैं, और उस देश की पॉलिटिक्स में उसके लिए कितनी जगह है ये भी हम जानते हैं। उस बच्चे के लिए जो इतनी कमाल भाषा बना रहा है या बना रही है, उसके लिए हम जो टेक्स्ट बुक लेकर जाएंगे वो कितनी छोटी हैं और कितनी टुच्ची हैं। क्या हमारे पास इतनी रिच भाषा की उस 6 साल 7 साल के बच्चे के लिए किताबें हैं जो उसकी बराबरी की भाषा से बात करें, जितना गहरा समझता है। अभी मैं हिंदी की एक लाइन, हमारे दोस्त ने एक किताब भेजी, तो वो पहाड़ों में रहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि मेरे घर के पास एक नदी बहती है। तो अब ये, वो तो बहुत ही कमाल व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए ये भाषा कैसे कंट्रोल करती है। ये हिंदी का जो हिंदी भाषा का जो मुहावरा है कि, और ये कितना गर्व का मुहावरा है भाषा ने, भाषा के बारे में कितना कुछ बताता है कि नदी इतनी बड़ी चीज है। तो नदी के किनारे मेरा घर है, ये नहीं लिखा, लिखा है कि घर के किनारे नदी बहती है, तो मेरे घर के पास से नदी गुजरती है ना। तो ये किसी भी कोई बच्चा ये भाषा कभी नहीं लिखेगा। उसको पता है कि नदी क्या है और घर क्या है और मैं क्या हूँ, या एक पहाड़ और एक नदी के सामने एक इंसान की क्या औकात है। तो ये जो बातें हैं, या जैसे हमने एक कॉलम चलाया था कि कहाँ कहाँ भाषा हमसे छल करती है एक तरह से,
जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन ये जो दूध देती है का जो मुहावरा है, ये कितना कि आप एक छीना झपटी है एक तरह से। एक गाय है जिसका दूध सबसे पहले और अंतिम रूप से भी उसके बच्चे के लिए, लेकिन हम उससे और हमारी भाषा ने इस पूरी छीना झपटी को पीछे धकेल दिया और एक सुनहरा वाक्य, पवित्र वाक्य पैदा किया कि गाय हमें दूध देती है। जैसे कि गाय जैसे दूध वाला दूध देने आता है, वैसे गाय हमें दूध देने आती हो, जैसे कि मतलब यहाँ ये जो भाषा उस समाज के बारे में, उसके बारे में भी कितना कुछ बताती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब बच्चों का साहित्य बने तो ये सचेत रूप से हम इसमें काम करें। जी, माफ कीजिएगा, ये शायद थोड़ा लंबा डिटेल्ड बात हो जा रही है। जी। बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चे आपको जो खत लिखते हैं जी। पढ़ने के बाद, पत्रिकाओं में जो लिख के भेजते हैं, प्लूटो या साइकिल जैसी, उसके बारे में अगर आप कुछ बता जी, सकें। अब देखिए, जैसे मैंने कुछ चित्र भेजे थे, अगर आप देखें कि उसमें जो बड़ों के रिस्पॉन्स हैं और जो बच्चों के रिस्पॉन्स हैं, वो इतने कई बार अलग होते हैं। बहुत बड़े सराहते भी हैं और संवेदनशील भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ों से जो जिस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे हमने नदी की मूर्तियां, कुछ 1500 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, बेहद खूबसूरत नदियों की मूर्तियां थी। तो उनमें उनके इस वो, क्योंकि अब कपड़े थोड़ी पहनाने हैं उनको मूर्तियों, मतलब मूर्तियां हैं वो। तो हमें पेरेंट्स के एक स्कूल के मतलब एक बड़ा ही एलिड स्कूल था वो। अब देखिए आप, इतनी खूबसूरत मूर्तियों पर वो जो टेक्स्ट लिखा है वो तो पीछे चला गया, उस टेक्स्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या जो मूर्तियां हैं वो इतनी खूबसूरत हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर आपत्ति जरूर जताई कि इनके स्तन दिख रहे हैं। तो ये जो हर चीज में बड़ों का जो रवैया है, देखिए, और बच्चों से कभी आपको ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हम लोग ज्यादा बच्चों पर ही यकीन करते हैं कि उनसे ही दिशा भी पाते हैं। तो बच्चों के रिस्पॉन्स ये है, देखिए अभी जसिंता आप जानती हैं, बेहद कमाल की लेखक हैं। और वो जिस संसार से आती हैं, जिस अपने जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, जिस तरह की उनका साहित्य है वो दिखता है, और उनका जिस आदिवासी समाज की प्रतिनिधि हैं वो, वहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है ये भी पता चलता है। तो वो बराबरी की भाषा में बात करती हैं, और उनकी ज्यादातर रचनाओं में हमें कोई काट छांट की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे हम बच्चों को पढ़वा सकते हैं, क्योंकि बराबरी की भाषा में लिखती हैं वो, और वो जीवन में जो हो रहा है वो लिखती हैं। अब ये भी देखिए, हमारा जीवन कितना, देखिए कितना हिंसक है, हिंसा है, लेकिन उस हिंसा की कोई झलक हमारे बच्चों के साहित्य में दिखती नहीं है। जैसे कि हम एक आर्टिफिशियल, एक पवित्र दुनिया खड़ा करना चाहते हैं, और जीवन में कुछ भी चले उसकी कोई झलक ना आए। जैसे कि अब जब उन्होंने ये पुज्जे और इसका स्कूल एक रचना लिखी साइकिल के लिए, और पुज्जे जो है बस्तर के एक गांव का बच्चा था, सचमुच की घटना ये। और कहीं दूर वो दिखा और पुलिस वालों ने उसको आवाज दी, वो डरा, बच्चा था, डरा, 7वीं 8वीं में पढ़ता था, डर के भागा, तो पुलिस ने गोली चला दी। और फिर खैर तमाम उसको गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने उसको छोड़ा, क्योंकि उसके परिवार ने उसके स्कूल का सर्टिफिकेट पेश किया कि भाई ये बच्चा है अभी, तो ये कहाँ नक्सली, आप कहाँ इसको फंसा रहे हैं। खैर वो छूट गया। तो ये पूरा वाकया जसिंदा ने बहुत ही सुंदर लिखा है। तो हमने जब ये पेश किया ये वाकया, तो वहां से एक बच्चे का खत आया। उस खत का मैं पूरा हिस्सा, क्योंकि उनसे मैं परमिशन नहीं लिया मैंने, तो मैं पूरा तो आपको मैंने नहीं भेजा है, लेकिन उसके कुछ 4-5 लाइन 7 लाइन का एक फोटो मैंने भेजा है। तो उन्होंने लिखा, उन्होंने ये हमें बताया, फोन भी किया, अपने टीचर की मदद से उन्होंने फोन किया और कहा कि हमें अब जब ये पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जीवन की बातें भी कहीं आ रही हैं कम से कम। नहीं तो हम तो दूसरा ही जीवन, दूसरे ही लोग, दूसरी ही दुनिया जो और हैं, चीजें हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते रहते हैं। हमारे अपने जीवन की, हमारे अपने मुश्किलें, हमारे अपने सपने, हमारे अपने संघर्ष, हमारी दुनिया, हमारे पेड़ पौधे, इलाका, इसकी तो कोई झलक नहीं मिलती है।
और इतना अच्छा लगा कि एक तरह से हमें भरोसा मिला कि नहीं, ये चीज इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सुंदर चिट्ठी है वो। अगर मैंने उनको फोन किया था लेकिन नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं ये पूरा खत आपको पढ़वाता। तो बच्चे बहुत भरोसा दिलाते हैं, वो ज्यादा सलीके से और विवेकशील बातें करते हैं। तो आप बच्चों के बारे में बात कर रहे तो हम बस दो, आई थिंक हमारे पुस्तकालयों ने बताया है कि उन्होंने कुछ साहित्य अपने पुस्तकालय में इस्तेमाल जब किया है, वो अनुभव बस है दो जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शायद आपको वो देखने में भी मजा आए और फिर नहीं हम प्लीज, आगे बढ़े। बिल्कुल बहुत अच्छा है जी। निमा की निमा, ले द स्लाइड। Is it this one? यस यस। तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ बस हिंदी में जल्दी से। दीपालया कम्युनिटी लाइब्रेरी में कहानी पढ़ने से पहले कविताएं गाई जाती है। चंदू की नानी कहे कहानी, बांधा ऊंट खजूर से, चीटी चढ़े पहाड़ पर बच्चों की पसंदीदा कविताएं हैं। बच्चे गाना बेहद पसंद करते हैं और खुद से कविता कार्ड लेकर पढ़ते हैं। यह 4 पंक्तियों की कविता है, बच्चों को खुद से कविता लिखने में भी प्रेरित करती है। वत्सला का मानना है कि हाव भाव के साथ कविता गाने से बच्चों की झिझक दूर हो गई है और कविता पर बेझिझक अपने मन की बातें करने लगे हैं। कौन नारियल के पेड़ों पर कविता सुनने के बाद बच्चों ने नारियल पानी और सूखा नारियल खाने के अनुभव भी साझा किए। प्लूटो में बच्चों का लेखन पढ़ के लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे खुले मन से प्रेरित होकर लिखते हैं। इसके बाद कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, और ये बच्चों ने लिखा हुआ भी है। एक दिन मुझसे कांच का गिलास टूट गया। अक्सर मैं कुछ कुछ तोड़ती रहती हूँ। मम्मी की मार की डर से मैंने मम्मी से कहा कि घर में चूहा घुस गया था और उसने कांच का गिलास तोड़ दिया। मम्मी ने मेरी बात को सच समझा और चूहेदानी मंगा दी। आई थिंक एक और बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। शांति ने एक तारा कैलेंडर की पापा का किचन नामक कविता पढ़कर उस पर चित्र बनाने की कृति ली। खाना इस थीम पर कुछ कहानियां पढ़ने के बाद इस कविता के विषय को लेकर पूर्व चर्चा हुई, जिसमें बच्चों ने अपने पापा किस परिस्थिति और कब किचन में काम करते हैं इस बारे में बात की। कई बच्चों ने कहा कि जब माँ बीमार या बाहर होती है तब पापा खाना बनाते हैं, या फिर किसी त्योहार में माँ की मदद करते हैं। बच्चों ने चित्र में घर बनाकर उसके अंदर अपने पापा का चित्र बनाया। कैलेंडर के चित्र और उस पर लिखी कविताएं बच्चों को रोमांचक लगती। इतने बड़े आकार में कुछ पढ़ने का मजा बच्चे समूह में उठाते हैं। बहुत सुंदर। Stop share, Poonam. Stop. तो क्योंकि अभी हम पाठकों के बारे में, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अ, पाठकों के लिए पुस्तकालय का महत्व आप किस तरह से देखते हैं। एक तारा में हो, एज लेखक करके भी हो, और विशेष रूप से ऐसे पाठकों के लिए जो एक ऐसे माहौल में है जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उनके जीवन में पुस्तकालय की भूमिका स्वीकारने के लिए काफी मुश्किल से ही वो बात अपनाती है या उसको सोचती है उसके बारे में। तो आपको ये क्या लगता है कि पाठकों के लिए पुस्तकालय के महत्व, क्या महत्व है ऐसा भी लगता नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक पुस्तकालय तो कमाल है। मतलब मेरी भी जो शुरुआत में जो मेरे को चस्का लगा पढ़ने का, वो एक पुस्तकालय से ही लगा। और बहुत सारे लोग, मतलब पढ़ने का जो आनंद है, और वो असल में हर बच्चे का एक तरह से मूल अधिकार की तरह है वो, कि आप उनको तमाम चीजें उनको पढ़ने दें। और पुस्तकालय की भूमिका के बाद, मतलब वो इतनी अहम है कि अ, अगर मैंने ये भी देखा है, देखिए, कि वो विद्यालय जिनमें पुस्तकालय फंक्शनल है, जिनमें पुस्तकालय पुस्तकालय के जैसा है,
वो विद्यालय को पुस्तकालय पूरा बदल देता है, वहाँ की पढ़ाई को बदल देता है। वहाँ बच्चे और शिक्षकों का रिश्ता शायद अलग होगा आमतौर पर। अब आप देखिएगा जहाँ, क्योंकि एक बल्कि सिर्फ स्कूल नहीं, जहाँ जिन इलाकों में केरल का, मैं अभी क्योंकि केरल एससीईआरटी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इतने बढ़िया पुस्तकालय हैं हर स्कूल में। और मैंने जितने भी स्कूल देखे वहाँ, नॉर्थ इंडिया में तो आप देखेंगे कि काफी सारे स्कूलों में तालेबंदी है किताबों की, और किताबें ठीक से बच्चों के स्तर की खरीदी भी नहीं जाती हैं। उसके कुछ प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन जहाँ पुस्तकालय होगा वो अपना असर दिखा देगा। और जो देखिए, हमारा जैसे देश में मैं सोचता हूँ कि जहाँ की लगभग अभी ताजे ही आंकड़ों में देखिए कि 90% आबादी किताबें नहीं खरीद सकती, और हमारी सरकार तो और प्रयासरत है इसके लिए, जीएसटी वगैरह लगा के कागज की खरीद, कागज पर प्रिंटिंग पर उसको और दूर ले जा रही है। किसी किस्म की रियायत ऐसा लगता नहीं है कि सरकार की चिंताओं में ये है, बल्कि कई बार तो लगता है कि शायद सरकार की नीति किताबों से दूर करने की नीति है क्या। तो किताबें और कागज और महंगा होता जा रहा है। जो तमाम किताबों को पहुंचाने के जो मुहिमें थी उन पर भी संकट है। और ऐसे देश में जहां पर कि 80-85% आबादी बच्चों की खुद किताब नहीं खरीद सकते, वहां मतलब लाइब्रेरी कितना कमाल का एक है। मतलब वही एक रास्ता ही भी है कि बहुत सारे बच्चे आकर एक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और लाइब्रेरी तो अगर एक अच्छी लाइब्रेरी है तो वो सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं रहती, वो तो एक ऐसा अद्भुत एक संसार रचती है, बातचीत का, मिलने जुलने का, पढ़ने पढ़ाने का, किताबों की बातचीत का। तो लाइब्रेरी तो मतलब मतलब उसकी भूमिका तो निसंदेह है। मतलब इसमें कोई मसला ही नहीं है कि वो वही मतलब अगर हम एक ऐसे देश बन जाए जहाँ की लाइब्रेरी मूवमेंट ठीक से हो जाए, तो शायद हमें बहुत हम बहुत ठीक, हम बेहतर रास्ते पर चले जा सकते हैं, और काफी सारी समस्याएं शायद सुलझ जाएं अगर लाइब्रेरी काम करने लगे, ऐसे ठिए जगह जगह बन जाएं, तो कमाल हो सकता है। मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ी उम्मीद की तरह है, बहुत बड़े सपने की तरह है कि अगर ये संभव हो तो। क्योंकि जहां भी मैंने देखा है, जिस भी जगह देखा है, एक हमारे साथी थे जो जिन्होंने एक छोटी सी मुहिम शुरू की कि वो देखते थे कि उनके अपार्टमेंट में बच्चे के जन्मदिन पर बहुत सारा सजावट और इन सब चीजों पर बहुत खर्च होता था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया किसी को कि अब से ऐसा करते हैं कि आप जितना खर्च करते हैं उसका आधा हिस्सा हमें दीजिए, हम लोग एक लाइब्रेरी बनाते हैं आपके घर, अगर आपको मंजूर है तो, या इस अपार्टमेंट में कहीं बनाते हैं। ऐसे करके उन्होंने करीब 12 पुस्तकालय बनाए। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया 12 बन चुके हैं। और फिर बच्चों का लेन देन यहाँ वहाँ इस पुस्तकालय, क्योंकि इतने करीबी 3-4 अपार्टमेंट में वो लाइब्रेरी है, तो यहाँ से किताबें लेकर वहां ले ली, वहां एक्सचेंज कर लिया। तो आप सोचिए कि कितना अद्भुत माहौल, कैसे एक चीज ने उसको पूरा बदल दिया उस माहौल को, और किताबों की जगह बना दी। और हमारे घरों में इवन बड़े, देखिए ये तो बहुत मुहावरा है कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चे ये करते हैं, लेकिन बड़े क्या करते हैं? ऐसा लगता है जैसे कि जब हम ये बात बोलते हैं तो लगता है कि बड़े तो बहुत किताबें पढ़ते हैं और बच्चे मोबाइल देखते हैं। तो ये मतलब जो जहां संभव है, जिन घरों में कि वहां किताबों की जगह बन जाए, और जहां मुझे लग रहा है कि और कम्युनिटी लाइब्रेरी का तो कोई मतलब उसका तो कोई और विकल्प नहीं है। मतलब वो रास्ता उसी से संभव है।
और एक इसलिए बार आपका जो काम है हम्म, वो बहुत उम्मीद जगाने वाला है और बेहद उम्मीद जगाने वाला है। इनफैक्ट हमारे नेटवर्क से जुड़ी हुई काफी लाइब्रेरीज स्कूल्स में कम और बस्तियों में, गांव में, ऐसी जगहों पर ही ज्यादा है। और निशुल्क है, मेंबरशिप फी नहीं है। और हम इस बात से काफी अटल है कि पढ़ने का हक सबको होना चाहिए, और मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी उसका आंदोलन भी, इसलिए हम उस आंदोलन में उसके बारे में बार बार बात भी करते रहते हैं। मुझे लगता है हम 7 बजे तक आ चुके हैं, तो हम कुछ सवाल ले जी लेते जी हैं बिल्कुल ताकि काफी लोगों को कुछ पूछना हो तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ सवाल हमारे पास पहले से आए हुए भी है, जब लोगों ने रजिस्टर किया था, सहभागियों ने रजिस्टर किया था। कुछ सवाल उसमें से ले लेते हैं, और कुछ अगर अभी किसी को पूछने हैं तो आई थिंक हैंड रेज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ। तो जिन्हें पूछना है वो अपना हाथ अगर रेज करे तो पूर्णिमा में हम ध्यान रख सकते हैं कि कौन पूछ सकता है। और जब तक लोग हैंड रेज कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल पहले ही जो आया हुआ था, अ, निशुल्क पुस्तकालय के इस आंदोलन में, या फिर भारत में अभी फिलहाल लाइब्रेरी को लेके कोई पॉलिसी या इस पे कोई बात नहीं चल रही है देश तौर पे। तो आपको एज अ प्रकाशक, आप एक तारा करके, या आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, और फिर प्रकाशकों का रोल भी उसमें क्या होगा अगर ऐसा कुछ बनता है तो? हाँ जैसे हाँ, ये तो अभी तो उसमें कोई ये नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अ, अभी जो हालात हैं, जिस तरह के, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से कुछ बहुत उम्मीद भी नहीं दिखती है। सरकार का रुख किताबों के प्रति नकारात्मक लगता है। तमाम जगह दिखता है वो। तो मुझे लग रहा है कि प्रकाशकों की तो ये जिम्मेदारी है ही, क्योंकि मतलब बहुत ही अ, मतलब मुझे लगता है कि किताबों की दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, उनकी तो ये सीधी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ मतलब ये कोई बिस्किट या उसका मसला नहीं है, या दूसरी चीजें बेचने का मसला नहीं है। किताबें बेचना, या किताबें पहुंचाना, इवन किताबें बेचना भी दूसरी चीजों की दुकान से अलग चीज है। कितना भी कुछ कर लीजिए तो भी वो थोड़ा अलग है। और उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे दीवाने लोग ही आते हैं, क्योंकि किताब ईमानदारी से किताब की जगह बनाना टफ काम है। और सपने, जिनका दिल है, जिनके कोई सपने हैं उसको लेकर एक दीवानगी है, वही ज्यादा इस काम में अभी आते हैं। जो हालात हैं, होने नहीं चाहिए थे ऐसे हालात। तो प्रकाशक के तौर पर हमें ये जरूर, हमें लगता है, बल्कि हम अपनी किताबों का, पत्रिकाओं का एक हिस्सा हमेशा ही ऐसे संस्थानों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ठिए, ऐसी लाइब्रेरीज, ऐसे स्कूलों को पहुंचाते हैं जहाँ की आर्थिक संसाधन नहीं है उतने। बल्कि हम लोग एक ऐसी कोशिश करने वाले हैं अगले साल जनवरी से, कि जो मन में है, और कोशिश करेंगे कि उसके संसाधन भी जुटें, और आप सब लोगों की साझेदारी से, आप सबके सहयोग से, या बल्कि आप शायद उसको लीड करें और हम लोग मदद करें, साथ में आए आपके। वैसा भी हम सोच रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही रिसोर्सेज से लाइब्रेरी चलाते हैं, छोटी छोटी ठियों पर चलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 15-20 लोग तो हमारी ही नजर में हैं जो करते हैं, जहाँ आर्थिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन वो फिर भी जुटे हुए हैं उस लाइब्रेरी को जिंदा रखे हैं। तो हम सोच रहे थे कि ऐसे कम से कम वो लोग, ऐसा एक नेटवर्क बने। पहले उसमें तो सिर्फ हिंदी का इलाका, क्योंकि वही हमारी नजर में अभी ज्यादा था, और क्योंकि साउथ में फिर भी थोड़ा लाइब्रेरी का थोड़ा प्रभाव है। मैंने जैसे केरल में देखा, तमिलनाडु के दोस्त भी बताते हैं कि वहाँ इतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है, जिस तरह की स्थितियां हैं। तो अगर ऐसा एक सबका सहयोग बन जाए, तो हम कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग लोगों की मदद से ऐसी लाइब्रेरीज को जो एक व्यक्ति चला रहे हैं, उनको सशक्त किया जाए और उनको भी इस धारा में जोड़ा जाए।
तो उसके लिए एक व्यक्ति, एक हम फेलोशिप का भी सोच रहे थे, क्या हम एक तरह एक ऐसी फेलोशिप दे सकता है एक व्यक्ति को जो जगह जगह घूमकर इस ये एक नेटवर्क ऐसे लोगों को एक साथ लाएं और फिर उनको हम अलग अलग लोगों से जोड़ें और वहाँ लगातार किताबें पहुंचते रहें। और तो प्रकाशक के तौर पर मुझे लग रहा है ये जिम्मेदारी है सभी प्रकाशकों की, और इससे बच नहीं सकते आप। मतलब सिर्फ किताबें बेच के तो बात बनेगी नहीं, मतलब वो दूर तक नहीं जाएगा मामला, उसकी अपनी बहुत सीमाएं हैं। पाठक नहीं बनेंगे, किताब नहीं पहुंचेगी तो ये संभव नहीं। हैंड रेज है पूर्णिमा सवाल के लिए। नहीं, जो साथी सवाल पूछना चाहते हैं वो मौके का फायदा उठाएं और या तो हैंड रेज करके अपने सवाल पूछें। नहीं तो जो आपके पास सवाल आए हैं पूनम, हम वो भी पूछ सकते हैं। एक सवाल आया है रोहन से। ज्यादातर पुस्तकालय जहां बच्चों के साथ काम किया जाता है वहां कहानियों को लेकर काफी काम किया जाता है ऐसा दिखता है, पर कविताओं को लेकर अभी भी काफी कम काम दिखता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कविताएं, अच्छी कहानियां भी कम है, लेकिन अच्छी कविताएं तो और कम है। और हमेशा ही, ऐसा नहीं कि इस समय, हमेशा ही शायद कविताएं बहुत आकर्षित करती हैं सबको, और उस वजह से बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन जिनका क्राफ्ट बहुत अच्छा हो, जिनको गाया जा सके और जिनमें कोई कहानी चलती हो। मैंने अक्सर ये देखा है कि वो कविताएं बच्चे, खासतौर पर जो शुरुआती पाठक हैं और प्राइमरी वाले हैं, वो काफी ज्यादा मैंने देखा है कि ऐसी कविताएं बहुत पसंद करते हैं जिनमें कोई कहानी चलती। जैसे जो एक उदाहरण भी आया था कि चंदू की नानी कहे कहानी, एक था शरबत एक था पानी, नानी पिए शरबत चंदू पिए पानी, रूठ गया चंदू खत्म कहानी। या पैसे पास होते तो चार चने लाते, या जुगनू भाई कहाँ चले, जहां अंधेरा छाया हम तो वहीं चले, जुगनू भाई अंधेरे में क्यों जाते, भूली भटकी तितली को घर पहुंचाते। अब एक संवाद चल रहा है जुगनू के साथ एक का। तो या जिसके पास चली गई मेरी जमीन, वो है। तो सिर्फ तुकबंदी को साध कर अभी की अगर 100 कविताएं, मैं हिंदी के सिलसिले में बात करूं, तो अगर मैं 100 कविताएं लूं तो उसमें से 98-99 कविताएं सिर्फ तुकबंदी किसी तरह से मिलाकर लिखी गई कविताएं। उनमें जो कविता की सुंदरता है, उसमें जो शब्दों की ध्वन्यात्मकता है, जो उनकी ध्वनि की सुंदरता है, वो बहुत कम है। वो है नहीं। आप देखिए, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, आधी हवा नाक में घुस गई आधी घुस गई कान में, या महंगू ने महंगाई में पैसे फूके टाइम, या नदी चढ़ी है आना तुम भी आना तुम भी आना, आना तुम भी आना, आए बादल घने उतर के उनसे हाथ छुआना, हवा गा रही तुम भी गाना गाने में खो जाना, वही पेड़ पूरे पर छाया एक घोंसला सब चिड़ियों ने मेहमानों के लिए बनाया, उसमें जा सो जाना। तो ये जो एक रिच कविता है, वो थोड़ा, वो कम है बहुत। या आओ भाई खिल्लू अभी तो की थी मिल्लू, भरा नहीं के दिल्लू। तो ये जो एक यह सांझ ढले जब नींद की झपकी पेड़ों को आने लगती, गुमसुम सी पेड़ों की अम्मा मन में पछताने लगती, फैल फूट कर जगह घेर कर सोते पर्वत बड़े बड़े, मेरे दिल के टुकड़े कैसे सो पाएंगे खड़े खड़े। तो ये प्रभात जी की कविता है। तो ऐसी तमाम जो अब हैं, धीरे धीरे आई हैं चीजें, लेकिन कम हैं। और दूसरा, उस वजह से भी मुझे लग रहा है शायद पुस्तकालयों में, और एक अजीब बात है कि अच्छे फिल्मी गानों को हमने, जाने क्यों, शायद ये हिंदी की अपनी एक पवित्र क्लासरूम का असर है, विभागीय हिंदी ने जो भाषा की एक तरह से कील ठोकी है उसके ताबूत में,
उसका भी असर है कि हम फिल्मों के जो अच्छे गाने हैं उनको हम शिक्षण में या पुस्तकालय में या जहां भी मौका मिलता है वहां क्यों नहीं गाते हैं। अब जैसे देखिए, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम गीत है, इतना सुंदर उसकी वो गीत है जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेड़ पर जब धूप आई हाथ छूने के शाख छूने के लिए, छांव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। तो इतने सुंदर बोल हैं उसके, और इतने सारे गाने हैं, उनको हमने पूरा हिंदी शिक्षण से, कविता शिक्षण से बाहर कर रखा है, कि उनसे अपवित्र हो जाएगा हमारा भाषा शिक्षण, क्योंकि उनमें बहुत लिबर्टी ली गई है। उंगली को तोड़ मोड़ के अंगूठा बना दूंगी जैसे गाने इतने दिलचस्प, लेकिन वो शायद उनका जो सौंदर्य शास्त्र है वो फिट नहीं बैठता हिंदी की कक्षा से, हिंदी की पढ़ाई से। तो इस वजह से शायद ये होगा। विजय जी का हैंड रेज्ड है और फिर कुछ कमेंट्स भी आए हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहले विजय जी आप अपने आप को अनम्यूट अगर करके अपना सवाल पूछेंगे तो। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी विजय, अगर आप अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हाँ भी देंगे, कौन सी लाइब्रेरी? हाँ जी, नमस्ते आप सभी साथी को, और धन्यवाद FNL के सभी साथियों को, क्योंकि आपने ऐसा मंच तैयार किया जहाँ पर हम जो रोजमर्रा के काम जो कर रहे हैं उस पे अपनी पहल और उस पे समझदारी बनाने को लेकर एक मजबूती की ओर और बढ़े हैं। तो मेरा नाम विजय कुमार है और मैं बिहार से हूँ, और अभी अररिया जिला में सिकटी ब्लॉक है, आमगाछी पंचायत में अभी हम अपना एक लर्निंग सेंटर आत्मविश्वास फाउंडेशन के नाम से चालू किए हैं। FNL से कुछ बुक भी आया था हमें। अभी हमारा संस्था 2 महीना ही हुआ है, 2 अक्टूबर को हमने चालू किया था। तो मेरा सवाल बस ये था सुशील जी कि जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि हाँ मतलब हम फ्री में बच्चों को, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसे नहीं होती है, तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं। तो मतलब शिक्षा के तौर पे हमारे यहाँ बिहार में बहुत ही दयनीय है। बच्चे हमसे जुड़ते हैं क्योंकि अभी जैसे FNL से कुछ बुक मिला है, और फिर सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन साकी भाई ने कुछ बुक दिया है, तो हमारे साथ तो बच्चे जुड़ते हैं। तब शुरुआती दौर में हमारे साथ करीब 60-70 बच्चे जुड़े थे। वो आते हैं, कभी कभी रोज आते हैं, कभी कभी मतलब वो नहीं आते हैं। और मतलब जब उनको हम लाने की इस तरफ आकर्षित करते हैं, तो उनका कहना होता है कि शायद उनके दिमाग में बैठा हुआ कि अगर कहीं में फ्री में कुछ मिलता है तो उनको अच्छा नहीं मिलता है ना। तो बस मतलब यही है कि मेरा सवाल बस यही है कि मैं बच्चों को और कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ। जब मैं अप्लाई किया था उसमें भी मैं यही लिखा था कि मैं बच्चों को और कैसे जोड़ के रख सकता हूँ, उनको और किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे अभी सुशील जी कह रहे थे कि अलग अलग नेटवर्किंग बनाना चाहिए, जब कुछ साथियों को बुलाना चाहिए, तो इस तरह से करके हमें कैसे करना होगा उस पर थोड़ा सा समझाते। जी, तो देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें काम आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं सीधे तौर पर मैंने लाइब्रेरी के लिए इस तरह से काम नहीं किया है, तो लेकिन तो मैं बहुत ठोस रूप में, और आपकी परिस्थितियां वहाँ क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर एक दफे बच्चे लाइब्रेरी में आ जाएं और उनको हो सकता है कि कई बच्चे ठीक से पढ़ना नहीं जानते, उनको पढ़ने के आनंद का भी एक्सपोजर ना हो। स्कूल की पढ़ाई इतनी कष्टकारी है और इतनी मनहूस है, हो गई है कि बच्चे पढ़ने की तरफ जो मजा है और जो पढ़ने की दुनिया का जो रोमांच है, वो उनको मिलता नहीं है। एक बार अगर मिल जाए वो, उनको ये पता चले कि, और देखिए किस तरह की और दिक्कत मैं देखता हूँ, इस पर तमाम शिक्षाविदों ने लिखा भी है। जैसे हमारा जो हम अक्षर से जो पढ़ना सिखाते हैं, आ से अनार, एक बच्चा जो पूरी भाषा, भरी पूरी भाषा लेकर स्कूल में आते हैं, 5 साल की उम्र में आती हैं, तो सब आराम से अपना जीवन चल रहा होता है उनका, वो
अलग तरह के सब सब बात कर रहे होते हैं, भाषा में एकदम बढ़िया है। मसला है सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने का, लिपि का मसला है। लेकिन हम इतना ज्यादा, इतना सकरा रास्ता बनाते हैं कि उसमें सारा मजा चला जाता है, सारा मजा उसमें आ से अनार में चला जाता है। और इसका जहां पर ये पढ़ना सिखाना थोड़ा दिलचस्प है, और कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, थिएटर से, गाकर, कहानी सुनाकर, सुनाने का हुनर एक बड़ा हुनर है, कहानी सुनाना ढंग से। ये जहां ये सारी चीजें होती हैं वहां बच्चे जल्दी आकर्षित होते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने जो किताब बनाई है ऐसे बच्चों के लिए, वो 5-7 लाइन की बनाई, और वो किताबें सिर्फ लिटरेसी को ध्यान में रखकर बनाई है। बाकी सब के लिए उनमें कोई जगह नहीं, उनमें साहित्य के लिए जगह नहीं है, वो इतनी लीनियर है, और आप उनको पढ़कर नहीं सुना सकते उन किताबों को। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सीखने के काम का एक छोटा हिस्सा पूरा करती हैं, क्योंकि बच्चे की कहानी सुनने की क्षमता तो बहुत ज्यादा होती है। आप उनको 15-20 मिनट, आधे घंटे कहानी सुना दीजिए, तो आप सोचिए कि वो तो 30 पेज की कहानी हो जाएगी। लेकिन जी जो उनके हिस्से आता है वो तो 10 लाइन की कहानी होती है। उसमें भी क्लासिकल कहानी नहीं होती वो, यानी उसमें कोई तनाव बनता है और फिर उसका रेजोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ है नहीं है। उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसके लिए, तो विवरण होता है आमतौर पर। जैसे पहले हम लोग जब पढ़ते थे हिंदी, तो ये होता था कि खटपट मत कर, उठ काम पर चल, नल जा, पानी भर कर ला, ऐसे वाक्य होते थे। पूरी किताबों में ये पढ़ता था। तो ये तो ऐसी किताबें हैं जो आपको एक तरह से पढ़ने के आने तरफ के सारे रास्तों पर ताले डाल दें, उनका सारा मजा सोख ले। तो अब ये है कि हो सकता है कि आप उनके साथ शायद क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, गुल्ली डंडा खेलें, जो भी उस तरह से आकर्षित करें उनको कि वहाँ खेल भी होते हैं लाइब्रेरी में, या सिनेमा दिखा दें, या कोई तरीका हो। लेकिन एक बार जब किताबों का अगर उनको चस्का लगे, एक बार आपने अच्छी कहानी उनको सुनाई, जिसमें जैसे ऐसी कहानियां बहुत काम आती हैं कि जिनमें एक उत्सुकता बनी रहे कि अच्छा अब कुछ घटने वाला है, अच्छा अब कुछ होने वाला है। तो अगर इस तरह की कुछ बुनियादी चीजें करें एक तरफ, तो शायद हो सकता है कुछ काम मिले। तो अब इसका, और आप इस नेटवर्क में बहुत सारे अनुभवी लोग होंगे, वो शायद ज्यादा आपका साथ दे पाएंगे इस मामले में। जी सुशील जी, दो जी, थैंक कमेंट यू। है चैट बॉक्स में और 3 हैंड रेज्ड हैं, और समय कम है तो मैं पर मिस नहीं करना चाहती हूँ किसी को भी। तो एक तमिलनाडु से सवाल, बानू हमारी साथी हैं, बानू, जो उन्होंने पूछा है, हमारे तमिलनाडु में स्थित लाइब्रेरी के बच्चों ने द्विभाषी पुस्तक स्वीट ड्रीम्स का लुत्फ उठाया और महीनों बाद भी उन्हें किताब में अलग अलग जानवरों के बारे में तथ्य याद हैं। क्या एकतारा अधिक द्विभाषी पुस्तकें प्रकाशित करने पर विचार कर सकता है ताकि हिंदी भाषा ना समझने वाले क्षेत्रों तक भी पहुंच सके? हाँ, Purnima, sorry, I just unmuted myself because my question is also in the same line. So For can I us, also adjust? yeah. Yeah. So सुशील जी नमस्ते, मैं ऋतुपर्णा हूँ, असम से ज्वाइन किया हूँ FLN पर कोर ग्रुप पर। हम भी यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम गुड बुक्स के बारे में बात करते हैं, एक्सेलेंट बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत ही कम होता है, और द्विभाषिक किताब तो दूर की बात की है ही नहीं। खैर, जितना भी इंडियन हमारा अच्छे पब्लिशर्स है, जैसे आप लोग है, तुलिका है, क्लब है, हर किसी के साथ, और हमें ये बहुत मन होता है कि ये किताब डायरेक्ट हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि खुद से पढ़ने का जो मजा या आनंद होता है वो हर वक्त बच्चों को मदद से नहीं होता है, और हमें ये मानना भी नहीं होता है कि लाइब्रेरी में हर वक्त बच्चों को मदद की जरूरत होता है। तो इस पे हम आप लोग
क्या सोचते हैं इसको लेके। और ये भी हम बोलना चाहेंगे कि अगर इस लाइन में आप लोग काम करना चाहेंगे, हम जोर जोर से आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइब्रेरी है, किताबें भी पढ़ने के लोग उत्सुक भी है, लेकिन वो किताबें नहीं आते हमारे यहाँ, और हिंदी तो इतना चलते नहीं है। तो ये भी सवाल मैं बानू के साथ पूछना चाहते थे। तो थैंक यू। शुक्रिया। एक तो देखिए, मैं उस हिंदी से नहीं हूँ जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक तो हमारी ये एक तरह से नाकामी है कि हम और हमारी सम्मिलित नाकामी, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब हम उसमें तमाम चीजें हैं कि हम अपनी अपनी जो भाषा बच्चा जानता है, जानती है, उसमें अच्छी किताबें मिलनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है, क्योंकि ये तो एक सेकेंडरी चीज हुई कि हिंदी और बाइलिंगुअल किताबें मिल जाएं, लेकिन सबसे कमाल तो तब हो जबकि जो भी भाषा में जानती हूँ, उसमें मुझे सबसे अच्छी किताब पाने का हक है। वो कैसे हो, मतलब साथ में बाइलिंगुअल किताब बनती रहनी चाहिए। और जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे को हिंदी किताब नहीं मिलती और कोई कहता कि मेरे को तमिल और इंग्लिश किताब, बाइलिंगुअल किताब पढ़नी है, तो मेरे लिए मुश्किल होता। और जब मैं केरल जाता हूँ या तमिलनाडु जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ लोग हिंदी इतनी जानते हैं, तो मेरे को इतनी शर्म आती है कि, और हम अपने लिए भी शर्म आती है, और इस देश में मतलब जो लोग ये बात करते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, उनके लिए भी आती है, क्योंकि उनको नहीं आती है। तो मेरे को ये भी लगता है कि क्यों, मतलब कि वहाँ हिंदी जानते हैं, मैं मलयालम नहीं जानता, मैं तमिल नहीं जानता, मैं तमिल में टूटी फूटी तमिल में भी बात नहीं कर सकता, मैं टूटी फूटी मलयालम में भी बात नहीं कर सकता, असमिया में बात नहीं कर सकता। और अब हम लोगों ने जब इस राष्ट्र का सपना देखा था, तब से तो 70 साल हो गए हैं, और हम ये एक तरह से ये क्यों नहीं कर पाए हैं कि असमिया में इतनी अच्छी किताबें मिलनी चाहिए और सब जगह। तो खैर, वो तो देखिए, उस कोशिश को तो करते रहना चाहिए, और हम लोग इख्तारा अगर इसमें कहीं भी साथ, अगर उसके साथ से कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल हमें बहुत ही खुशी होगी। और और यकीन जानिए कि असमिया या तमिल या दूसरी भाषाओं के साथ अगर हमारा साझा होता है और हम लोग मिलकर राइटिंग वर्कशॉप या ऐसा कुछ करते हैं, तो उसमें आप लोगों को कम फायदा होगा, हम लोगों को ज्यादा फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, चीजें जो हम अभी एक परिधि में काम कर रहे हैं उसमें समझ में आएंगी। असमिया भाषा का इडियम समझ में आएगा और हम बेहतर बाल साहित्य बना सकेंगे। तो इस लिहाज से भी हम, अगर कोई साझेदारी बनती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, यानी हम बहुत उत्सुक हैं उसके लिए। तो पहला प्रयास तो मेरे हिसाब से अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। और दुनिया की और हिंदुस्तान की सबसे छोटी भाषा और हिंदी बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब कोई मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि हिंदी बड़ी भाषा है और वो कोई छोटी भाषा है। कोई भी भाषा विज्ञानी ये बता सकता है और बता सकती हैं कि भाषा के रूप में दुनिया की सबसे छोटी भाषा में भी वो पोटेंशियल है जो सबसे बड़ी भाषा में। तो ये तो कुछ नहीं होता, ये रीजनल और बोली और भाषा, ये तो कुछ होता नहीं। तो पहली चीज तो ये कि अपनी भाषा में कोशिश करना जारी रखना चाहिए। और बायलिंगुअल का जहां तक सवाल है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने कम काम किया इसमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और ऐसी किताबें छापेंगे। लेकिन इससे बहुत, पता नहीं इससे कितना काम बनेगा, क्योंकि काम तो बनेगा मातृभाषा में किताबों से। ये है। एक चैट बॉक्स का मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नितेश जी फिर ज्योति जी अपना सवाल पूछें। काफी अहम है, बाल साहित्य को लेके हम जब बात करते हैं तो रबानी ने पूछा है, क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चों के लिए ज्यादा काम किया जाता है और एडोलेसेंट्स के लिए हमारा फोकस या इस रीडिंग जॉय लैंग्वेज में कम होता जा रहा है, होता है, नॉट होता जा रहा है बट होता है। बिल्कुल, एकदम ठीक कहा। और इसलिए जब इफ्तारा में, क्योंकि हम तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, 8-9 लोग की टीम है, तो तब हमने ये सोचा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां हमें
गैप्स दिखते हैं वहां हम ज्यादा काम करें। तो इसलिए हमने शुरुआती सालों में बच्चों के लिए छोटे छोटे नॉवेल्स और सृजन पीठ शुरू की, कि बड़े राइटर्स को इनवाइट किया साल भर के लिए कि वो बच्चों के लिए लिखें, और बच्चों के लिए सब कुछ लिखें। मतलब खुला आकाश है, ऐसा ना सोचें कि बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो कुछ कम भाषा में लिखें, कुछ कम चीजें इस्तेमाल करें। तो ये काम ये समझ में आ रहा है, आपकी बात एकदम ठीक है कि यंग एडल्ट्स के लिए, किशोरों के लिए। अब आप सोचिए, मेरे को तो ताज्जुब होता है कि जैसे किशोरियों के लिए मतलब अभी मैं सोचता हूँ कि हम सबके जीवन में एक 11, 12, 13 साल की उम्र में किशोर प्रेम नाम की एक चीज आती है। उस पर आप कहानी ढूंढने चले जाइए। हिंसा की इतनी चीजें हैं, पूरा देश इस समय हिंसा से भरा हुआ है, लेकिन प्रेम की कोई कहानी आपके बच्चों को देने के लिए नहीं है। बल्कि क्या पता दें तो उसके भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हमारे पास है नहीं। मतलब हमने उसकी कोई भाषा नहीं बनाई, उसकी कोई कहानी नहीं है हमारे पास। हिंदी में 2 कहानियां मेरी नजर में कुल मिलाकर आती हैं, और जबकि बड़ों के लिए लिखी गई 50-100 कहानियां होंगी, अच्छी कहानियां हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा, जैसे ऐसे मसले हैं जैसे पीरियड्स, एक ये कोई ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह का, ये दूसरे प्लेनेट का विषय है जैसे कि, और ऐसी छोटी छोटी चीजें और जो हमारे जीवन में आम हैं, उन पर कोई कहानी, उनका कोई जिक्र, उन पर कोई कविता, उन पर कोई साहित्य, उन पर कोई कहानी, कुछ नहीं है। या जो एक समय आता है किशोर में उसमें कि जब वो बच्चे, हम बड़े उनको बच्चे की तरह डील करते हैं, जबकि वो तो बड़े हो चुके हैं पूरी दुनिया में, जैसे जैसे पूरी दुनिया उनके लिए खुली है। और तो वो जो कश्मकश का समय है, उस पर उसका बहुत कम ब्यौरा हमारे साहित्य में है, और भरा पूरा साहित्य बहुत कम है। तो हम लोग अभी 2 इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये नॉवेल्स हैं, ये सब तो चल ही रहा है, साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का जो बेहतरीन साहित्य है, काफका की कहानियां हैं, या चेखव हैं, या सिंगर हैं, या और तमाम लोग हैं, उनकी जो साहित्य है, इस्मत चुगताई हैं, ऐसे सब साहित्य से को इकट्ठा करें और ऐसा चुने कि जो किशोर बच्चों के लिए, किशोर किशोरियों के लिए काम में लाए जा सके। ऐसी कहानियों के कलेक्शंस निकालें। तो उसकी संभवतः इसी साल 2 कलेक्शन आएंगे। जी। हम आखिरी 2 सवाल लेते हैं नितेश और ज्योति से, क्योंकि 7:30 बज गए। आई थिंक सबको जाना भी होगा। नितेश पहले आप और फिर ज्योति। नितेश, क्या आप सुन रहे हैं? नहीं तो ज्योति जी आप जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मैं लैसिन से हूँ। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम एक लाइब्रेरी चला रहे हैं यहाँ दिल्ली में, जेजे कॉलोनी में है, नहर के किनारे है, वो गांव है। वहाँ पे हम 1 साल से लाइब्रेरी चला रहे हैं। वहाँ पे रीडर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं और बड़े बच्चे भी। सोचा कि जब छोटे बच्चे और थोड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं तो क्यों ना हम उनके पेरेंट्स को भी अपनी लाइब्रेरी में बुलाएं। पेरेंट्स है वो पढ़े लिखे तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो खेतों में काम करते हैं। तो क्या उनको हम अपनी लाइब्रेरी में बुलाने के लिए उनके साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो हमारी लाइब्रेरी में आए और जुड़े? तो मुझे इसके ऊपर पूछना है। हाँ देखिए, जैसा ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बहुत इस सिलसिले में सीमित तजुर्बा है। आपका तजुर्बा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी जैसे जो थोड़ा बहुत अनुभव है उस सिलसिले में मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति के पास, हालांकि ये हम सबके सामने एक सवाल है कि पढ़ना लिखना हो सकता है ना जानते हो, लेकिन बाकी तो
लिपि को छोड़ दिया जाए, पर बाकी तो पूरी दुनिया उनके साथ है, वो जी बाकी तो सब समझते हैं। और जो पढ़ लिख कर कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने किस तरह का किया है दुनिया, वो भी हम जानते हैं। खैर, तो कोई नहीं, उनको लिपि नहीं आती, लेकिन उनके पास इतने अनुभव होंगे कि अगर कभी उनको आप इनवाइट करें, मुझे तो लग रहा है कहानियां सुनाने के लिए, कितनी चीजें, कितने वाक्य, एक पूरा संसार उनमें है। और वो कैसे देखते हैं चीजों को, उनके बचपन, आप सोचिए आज से 60 साल, 50 साल, 40 साल पहले का बचपन किस तरह का था, उसमें किस तरह का उनका एक दिन बीतता था, कितनी सारी कहानियां हैं। तो उस तरह से भी जोड़ा जा सकता है और बच्चों को बहुत फायदा होगा उससे। और देखिए, बहुत सारी मतलब एनसीएफ 2005 में भी ऐसी सब खूब बातें कही गई थी, बहुत उम्मीद। और उससे पहले वाले आयोगों ने भी ये कहा था कि गांव के लोगों को, अलग अलग जो हुनरमंद लोग हैं, कोई कुम्हार है, कोई कोई और हुनर जानते हैं, उनको स्कूल में बुलाना चाहिए और वो हुनर, उसके बारे में वो सिखाएं और उस पर बात करें। तो एक बहुत अच्छा शिक्षण बनेगा और वो गांव थोड़ा बेहतर गांव बनेगा, वो इलाका थोड़ा बेहतर इलाका बनेगा, क्योंकि वो समझेंगे कि ये कितना बड़ा हुनर है और उनकी कितनी कहानियां हैं। और हमारे देश में तो आप देखिए, बच्चों के मामले में भी अभी कुल मिलाकर हमारे देश के हिसाब से सोचे तो हम बहुत छोटे हिस्से की कहानियां ही सामने ला पाए, बहुत छोटे हिस्से का पर्सपेक्टिव ही सामने ला पाए। तो ऐसी लाइब्रेरीज में तो अगर मुमकिन हो तो आप ये करके देखिएगा। बहुत सारी चीजें करेंगी तो शायद 2 चीजें कुछ क्लिक करेंगी। तो वो भी कहानी सुनाएं, आप भी उनको सुनाएं, और मिलजुल कर अगर कोई ये बात बन सके, क्योंकि कहानियां तो हर एक के पास बहुत होती हैं। हमारी शिक्षा ने और हमारे पूरे माहौल ने ऐसा बता दिया है कि कुछ लोग ही कहानी सुनाना जानते हैं और उनकी ही कहानी कहानी है। तो और ज्योति जी, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये प्रैक्टिशनर सवाल है। और हमारे चैट बॉक्स में अभी प्राची है जो एफएलएन में करिकुलम में बहुत बड़ा उनका रोल है। तो आप जरा चैट बॉक्स में भी उनके रिस्पॉन्सेस पढ़ लीजिएगा। सॉरी, मैं थोड़ा रश कर रही हूँ क्योंकि हम टाइम के थोड़े ओके मैम। सवाल काफी सारे हैं, पर आई थिंक अभी के लिए, आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। जी, कुछ सवाल होंगे वो आप हमें भेज सकते हैं, कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, हम कोशिश करेंगे कि वो सुशील तक पहुंच जाए। इसी नोट पे आई थिंक हम अभी के लिए रुकते हैं। तो हम सबसे पहली चीज तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी कि आप समय निकाल कर इतनी सारी इमेजेस, अपनी इतनी सारी कहानियां एक तारा के और काम के बारे में, प्रकाशन के बारे में हमारे साथ साझा करने आज यहाँ आए। और साथ ही में निशुल्क पुस्तकालय आंदोलन के साथ आप जिस तरह से प्रकाशक के तौर पर और लेखक के तौर से जुड़े हैं, हम भी उसी तरह आपके साथ खड़े हैं इस आंदोलन के थ्रू। मैं पूर्णिमा को हैंड ओवर करती हूँ और फिर हम मिलते हैं आज के लिए। बहुत शुक्रिया। तो मैं शुक्रिया हर एफएलएन साथी का भी करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े। और आई थिंक जो भी साहित्य की दुनिया या शिक्षा की दुनिया से जुड़े हैं, उनका हमारे साथ बात करना, जो भी ये फ्री लाइब्रेरी आंदोलन से जुड़े हैं, ये बहुत अहम है। क्योंकि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा वही है, हमारा मिशन वही है कि सब तक हमारी कहानियां पहुंचिए, सब तक वो साधन पहुंचे जो उन्हें सोचने में सक्षम बनाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या काल्पनिक दुनिया बनाने के क्षेत्र में हो, साहित्य की दुनिया में हो। तो हमारा मिशन सेम है। तो मुझे, और आपने बहुत सारी चीजें बोली सुशील जी, तो उसको हम फॉलो अप भी करेंगे, क्योंकि आप वर्कशॉप्स की बात कब से कर रहे हैं कि लाइब्रेरियंस के थ्रू, प्रैक्टिशनर्स के थ्रू आप कैसे रीडर्स तक भी पहुंच सकते हैं। एक्सेस, अगेन क्वेश्चन ऑफ एक्सेस। तो मैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपने और एकतारा ने ना सिर्फ इस मंच पर वैसे भी एफएलएन में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आई एम श्योर आगे जाके भी देंगे। और आपके प्रकाशकों से हमें बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि अभी हम आंदोलन में बहुत यंग हैं। और अगर हम हिस्ट्री देखें फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट की इंडिया में, तो हर दौर में एक आंदोलन थोड़ा सा जगह है
और फिर से थम गया है, फिर से किसी ने कोई कुछ बात उठाई है, ये गायकवाड़, महाराजा गायकवाड़ के समय से हो रहा है, फिर ऐसा रंगनाथन आए, उन्होंने फिर कोशिश की, फिर से वो फुस हो गया, अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब अगर साथ में नहीं जुड़ेंगे तो ये काम नहीं होगा। और सभी साथी जो यहाँ है, आपका भी आंदोलन में रोल है। नीतीश जी, आई एम सो सॉरी, आपका हैंड कब से रेज्ड है, बट आई थिंक हमको क्लोज करना पड़ेगा। पूनम, यू कैन क्लोज द proceedings. Thank you so much, Sushil. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।